हम पढ़ रहे हैं वन तथा वन्यजीव संसाधन। पिछली वीडियो में हमने जो वन है, वन्यजीव संसाधन है और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसके विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा। इसके अलावा हमने जो वनों के प्रकार हैं उनको पढ़ा। प्रशासनिक आधार पर जो वनों को 3 भागों में बांटा गया उसके विषय में पढ़ा। तो चलिए आज हम भारत में वन्य जीव के विषय में आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में जीव जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। आप अगर भारत का भ्रमण करोगे तो विभिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु पाए जाएंगे। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 90,000 प्रजातियां और ताजे तथा खारे जल में 2,500 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। 2,500 किस्म की मछलियां यहाँ पर जो ताजा और खारा पानी मौजूद है इसमें पाई जाती हैं। इसी प्रकार पक्षियों की 2,000 प्रजातियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उभयचर वे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, सरीसृप रेंगने वाले, स्तनपायी तथा सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, कीट एवं कृमि भी पाए जाते हैं। भारत में जैव विविधता का विवरण निम्न प्रकार से है, ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। पहला हमने इसमें देखा है स्तनपायी पशु। भारत में पाए जाने वाले स्तनपायी पशुओं में हाथी सबसे विशाल है। उष्णाद्र वर्षावनों में हाथी पाया जाता है। ऊंट राजस्थान के थार मरुस्थल का सामान्य पशु है। जंगली गधे केवल कच्छ के रण में ही देखने को मिलते हैं। असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के उत्तरी दलदल क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। भारतीय पशुओं में भारतीय बिशन, भैंसा, नीलगाय, हिरन, आऊ विशेष रूप से उल्लेखित हैं। तो ये जो भारत में वन्य जीव हैं उसमें स्तनपायी पशु हैं। इसके बाद जो दूसरे हैं वो है हिंसक पशु। हिंसक पशु जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, हिंसक यानी कि हिंसा करने वाले। हिंसक पशुओं में भारत में शेर का विशिष्ट स्थान है। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर यह केवल गुजरात भारत में पाया जाता है। भारत में जो गुजरात राज्य है वहां पर शेर पाया जाता है। बाघ का प्राकृतिक आवास गंगा डेल्टा में सुंदरवन है। जो गंगा का डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर जो बाघ है इसका प्राकृतिक स्थान है। इसके अतिरिक्त बिल्ली प्रजाति के अन्य जंतुओं में क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये थे हिंसक पशु। तीसरा, अन्य जीव जंतुओं में इसको विभाजित किया गया है। अन्य जीव जंतुओं में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अनेक आकर्षक जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं, जिसमें जंगली भेड़, पहाड़ी बकरियां तथा तपिक उल्लेखित हैं। ये सारे जो हिमालय के उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, यहाँ के बुग्याल क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये जीव विशेष रूप से इनका निवास स्थान है। भारत में बंदरों के अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में अनेक प्रकार के रंग बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तथा मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। इस तरह से ये अन्य जीव जंतु में हमने इसको विभाजित किया। तो हमने भारत में जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके इनके विषय में पढ़ा।
पहला हमने देखा स्तनपायी पशु, दूसरा हिंसक पशु, और तीसरा जो अन्य जीव जंतु है उसको हमने देखा है। इस तरह से ये हमने भारत में जो वन्य जीव हैं उनके विषय में पढ़ा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है वो है भारत में जैव विविधता की समृद्धि और विलुप्तता की हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आप देख लेंगे कि भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में सम्मिलित है। यहाँ पर बहुत ही समृद्ध जैव विविधता है। यहाँ विश्व की सभी जैव उपजातियों के लगभग 8% अर्थात 16 लाख उपजातियों की संख्या मिलती है। अतः भारत को वृहद जैव विविधता वाला राष्ट्र कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार देश में 46,000 प्राणियों की 81,000 जातियां पाई जाती हैं। ये आंकड़ा आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 46,000 प्राणियों की 81,000 जातियां एक आंकड़े के अनुसार मिलती हैं। यहाँ पुष्पी प्रजातियों की 13,000, कवकों की 20,000, कीट पतंगों की 60,000, कीड़े मकोड़ों की 4,000, मछलियों की 2,500, पक्षियों की 1,200, सरीसृपों की 420, स्तनपाइयों की 370 तथा उभयचरों की 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि भारत की जो जैव विविधता की समृद्धि है वो कितनी समृद्धशाली है। भारत जैव विविधता के मामले में यहाँ पर विश्व के जो इतने प्रकार के हमारे प्राणियों की प्रजातियां और उनकी उपजातियां पाई जाती हैं, ये यहाँ पर उल्लेखित है। तो उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत वास्तव में ही जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश है, किंतु वर्तमान में मानव की प्रकृति के विरुद्ध कार्य के कारण आज वन एवं वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या संकटग्रस्त हैं। कुछ यह कहते हैं कि देश में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनपाइयों को लुप्त होने का खतरा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक ये आंकड़ा है। जय श्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10% वन्य और 20% जो 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनपाई जो है वो लुप्त होने के खतरे में है। इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है चीता भी विलुप्त होने की कगार पर है। गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका आदि मुख्य हैं। ऐसा भी अनुमान है कि भारत में स्तनपाइयों की 79, पक्षियों की 44, सरीसृपों की 15, जल स्तरचरों की 3 तथा पादपों की लगभग 1500 जातियों के विलुप्त होने का खतरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं इसके अनुसार अगर ये प्राणी और वनस्पतियां विलुप्त हो जाती हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए इस जीव मंडल से समाप्त हो जाएंगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। भारत अपने आप में जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो विलुप्तता का खतरा है वो भी एक चिंताजनक बात है। अब इसके लिए वन संरक्षण की हम बात करेंगे कि कैसे वनों को और यहाँ पर जो निवास करने वाली ये वन्य प्राणी हैं इनके संरक्षण की हमारे देश में किस तरह से कार्य किया गया है। तो वन संरक्षण का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं कि वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना। प्राचीन काल में भारत में वनों का विस्तार पर्याप्त क्षेत्रफल में था, परंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के फलस्वरूप आवास, कृषि, सड़कें,
रेल मार्ग और उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का निर्ममता से विनाश किया गया। हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी और हमारी जो बेवजह की जरूरतें होती हैं उनकी वजह से ये जो वन है इनका निर्ममता से हमने विनाश किया है। वन क्षेत्रों का अभाव हो जाने से पर्यावरण असंतुलन के अनेक दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। वर्तमान में सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है तथा राष्ट्रीय वन नीति 1952 एवं संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 घोषित की है, जिसके अनुसार कुल भूमि के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। ये हमारी जो संशोधित राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की, इसमें ये बात कही गई कि हमारे पास जितनी भूमि है उसके 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। और आप इस क्षेत्र में अपने स्कूलों में देखते होंगे कि हमारे पास जो भी ओकेजन होता है समय समय पर हम वृक्षारोपण करते हैं और इस तरह से पर्यावरण को संरक्षित रखने की हर मुहिम में हम जो है सम्मिलित होते हैं। वन महोत्सव और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम इसी दिशा में हमारे बढ़ते हुए कदम है। तो ये वन संरक्षण था। अब वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप खुद ही इन आंकड़ों से जान सकते हैं। वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इसमें वृद्धि कर आगे आने वाली पीढ़ी को दें। तो निम्न कारणों से वन संरक्षण आवश्यक है, ये कारण हम आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं पहला इसमें जो लिखा गया है वो है कि लगभग 50 टन भार का एक सामान्य वृक्ष स्वाभाविक रूप से अपने अंत तक पर्यावरण में ऑक्सीजन देकर, मृदा क्षरण को रोककर, प्रदूषण कम करके प्रोटीन तथा अन्य उत्पादों के माध्यम से लगभग 15,70,000 रुपए का लाभ मानव समाज को देता है। ये केवल बात हो रही है 50 टन का भार का जो एक सामान्य वृक्ष है। तो हम इससे जो हमारे वन हैं वृक्ष हैं उसकी हमारे जीवन में जो उसकी महत्व है उसको हम केवल इस चीज से समझ सकते हैं कि देखिए ये 50 टन का अगर एक वृक्ष हम लगाते हैं तो वो हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन देकर, ऑक्सीजन तो जीवन भर देगा जब तक वो पेड़ जिंदा है, मृदा क्षरण रोकेगा, प्रदूषण कम करेगा और प्रोटीन तथा अन्य उत्पादों के माध्यम से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 15,70,000 रुपए मानव को वो लाभ देता है। तो सोचिए एक वृक्ष अगर इतना लाभ देता है तो अगर हमारे उसमें जितने वृक्ष हैं तो इस तरह से जो हमारे वन हैं वो हमारी सबसे बहुमूल्य संपदा है, इसमें कोई डॉट नहीं है। दूसरा, वनों का अंधाधुंध कटाव सभ्य समाज का विवेकपूर्ण कृत्य है। ऐसा करके हम विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हमारा अविवेकपूर्ण कृत्य है, अविवेकपूर्ण कार्य है जो हम अंधाधुंध कटाव करते हैं। तीसरा, वनों का शोषण बाढ़ के साथ ही सूखे और भूक्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो वनों का जो शोषण है या कटाव है वो सूखे को भी निमंत्रण देता है, क्योंकि हमारी जो वर्षा है उसको कराने में वन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो भूमि कटाव है उसके लिए भी वनों का विनाश उत्तरदायी है। देश के लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूभाग का बाढ़ ग्रस्त होना तथा 140 लाख हेक्टेयर भूभाग में मृदा क्षरण की समस्या का मूल कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। इस चीज को आप जान लेंगे। पृथ्वी के बढ़ते ताप से मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे हमारे पृथ्वी पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसी कारण देश के हिम क्षेत्रों का निरंतर पीछे हटना और विलुप्त होना भावी संकट का संकेत है, जिसके पीछे मूल कारण वनों का विनाश है। अगला है अनियंत्रित आखेट पनबिजली परियोजनाओं, खानों और खेतीहर भूमि के विस्तार के कारण जंगलों का भारी विनाश हुआ है, जिस कारण वन्य जीवों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी का विनाश हो रहा है या हमें आशंका हो रही है कि पृथ्वी का विनाश होने वाला है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, विभिन्न प्रकार से मनुष्य जाति संकट में अगर पड़ रहा है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे वनों का विनाश है। तो ये हमने बात करी जो हमारे वन का संरक्षण है उसकी क्यों आवश्यकता है, इससे आप जान सकते हैं। अगली जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में वन्य जीव संरक्षण के प्रयास। तो किस तरह से ये जो वन्य जीव है इनके सुरक्षा के लिए हमारे देश में प्रयास किया गया है। तो भारत में वन्य जीवों का विनाश सतत रूप से किया जा रहा है, लगातार ये चल रहा है। इसके लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं। तो अनेक प्रजातियां, अच्छा, प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन जो प्राकृतिक कारक होते हैं, प्राकृतिक कारण से जो वनों का विनाश होता है, तो उसके पीछे भी मानव के जो कृत्य हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अनेक प्रजातियां पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी हैं। इस विलुप्तता पर मानवीय कारकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि मैंने बताया। अब देखिए, भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। संकटाग्रस्त प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस विषय में नवीनतम स्थिति तथा प्रवृत्तियों को जानकारी के लिए पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की गणना की जा रही है। भारतीय वन प्राणी बोर्ड द्वारा सन 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना आरंभ की गई। इस समय देश में 39 बाघ आश्रय हैं जहां पर बाघों को सुरक्षित रखा जाता है, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अन्य प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिसके साथ साथ कस्तूरी मृग, हांगुल मृग की एक प्रजाति है, थामिंग भी मृग की एक प्रजाति है, गिरी सिंह हाथी, राइनो जो गैंडा है उसकी प्रजाति है, आदि के संरक्षण के लिए भारत देश में बहुत सारी परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। तो इस तरह से जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए भारत में बहुत सारी परियोजनाओं को अमल में लाया जा रहा है तथा इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार वन्य जीवों के संरक्षण में इन परियोजनाओं तथा आंदोलनों के प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम भी सामने आए हैं तथा कई ऐसी प्रजातियों को संरक्षित किया गया है जो विनाश के कगार पर थी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मानव का जागरूक होना आवश्यक है। वर्तमान में जैविक संपदा के संरक्षण हेतु 11 स्थल विकसित किए गए हैं। यह स्थल जैविक विविधता, अपनी प्राकृतिक विशेषता एवं प्रभाविता के कारण बने रहने वाले हैं। अतः अन्य जीव तथा वनस्पति दोनों का ही संरक्षण स्वयं मानव समुदाय की प्रगति के लिए आवश्यक है। न केवल मानव समुदाय की प्रकृति के लिए, वरन जो हमारे इस जीव मंडल पर जितने भी जीव जंतु और जितने भी वनस्पतियां हैं उनके संरक्षण के लिए केवल और केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो इनको संरक्षित रख सकता है, इस धरती को बचाए रख सकता है, यहाँ पर जीवन को बचाए रख सकता है, इसकी सौंदर्यता को बनाए रख सकता है। इसके लिए केवल और केवल मानव ही प्रयास कर सकता है और अन्य जीव जंतुओं को इस धरती की बहुमूल्य संपदा के रूप में यहाँ पर जीवित रख सकता है। तो इस तरह से हमारा जो ये वन तथा वन्य जीव संसाधन
का लेसन था ये कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा, तथा इसका मैं एक टेस्ट भी लूंगा। जितने भी छात्र, ये 2 वीडियो मैंने बनाई, वन और वन्यजीव संसाधन की, इन दोनों वीडियो को आप देख लेंगे और इसमें जो है तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।